वेज बहू का नॉनवेज ससुराल। संजय, मुझे नहीं लगता कि हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए मानेंगे। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं किसी तरह अपने परिवार वालों को हमारी शादी के लिए मना लूंगा। बस तुम अपने परिवार वालों को किस तरह मना लो, ठीक है? यार, तुम्हें तो पता है कि हम पंडित हैं और हम पूरे शाकाहारी हैं, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार नॉनवेज तो ऐसे खाते हैं जैसे कि दाल चावल खा रहे हो। मुझे तो ये भी सोचकर बहुत डर लगता है कि मैं उस घर में कैसे सरवाइव करूंगी। यार तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो यार? वहां पर मैं भी तो होऊंगा ना। संजय किसी तरह रितु को अपने घर वालों से बात करने के लिए मना लेता है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर पर जाकर अपने परिवार वालों से अपनी शादी की बात करते हैं। पहले तो दोनों के परिवार वाले उनकी शादी के लिए मंजूरी नहीं देते हैं, लेकिन फिर वो अपने बच्चों की खुशी के आगे झुक जाते हैं और कुछ ही दिनों में संजय और रितु की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। आइए भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी सच में बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे आपके और भैया के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था। अच्छा बदमाश कहीं की, अब तू वैसे अपनी जुबान ही चलाती रहेगी या फिर अपनी भाभी को अंदर भी बुलाएगी? क्यों नहीं भैया, लेकिन इससे पहले आप मेरा नेक निकालिए। जिसके बाद संजय अपनी बहन को उसका नेक देता है और उसके बाद रितु अपने ससुराल में पहला कदम रखती है। ठीक है बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। वैसे भी काफी समय हो गया है, शादी में तुम सभी थक गए होंगे। जाकर तुम आराम करो और कल अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाना। और हाँ, तुम्हें अपनी पहली रसोई में नॉनवेज बनाना है, ठीक है? जी माँ जी। रितु अभी अपनी सास को हाँ में जवाब तो दे देती है और अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका पाला किस चीज से पड़ने वाला है। ऐसे ही सभी आराम करते हैं और फिर अगले दिन रितु की पहली रसोई होती है। अरे यार, ये मैं कहाँ आकर फंस गई। सच में संजय ने तो मुझे फंसा ही दिया। अब मुझे तो नॉनवेज बनाना आता ही नहीं। क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, आज मैं नॉनवेज ही बना देती हूँ। बोल दूंगी कि मेरे ध्यान से उतर गया। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर रितु अपने ससुराल वालों के लिए वेज खाना बनाने लगती है। वहीं पूरा ससुराल इस उम्मीद में बैठा था कि नई बहू उन्हें पहली रसोई में उनकी मनपसंद चिकन बनाकर खिलाएगी। लेकिन रितु जब उनके सामने पालक पनीर, खीर और पूरी परोसती है तो वो सब परेशान हो जाते हैं। ये क्या है भाभी? ये आपने क्या बना डाला? अरे हमें तो नॉनवेज खाना था भाई। हाँ, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अब जब बना ही दिया है तो खा लेते हैं। वैसे भी इसकी पहली रसोई है तो इसे इस तरह रोक टोक नहीं कर सकते ना। सभी परिवार के सदस्य उस वेज खाने को खा लेते हैं। खाना खाने के बाद सुर भी अपने कमरे में आ जाती है। यार संजय, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। रितु तुम कुछ दिन थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, बाकी मैं धीरे धीरे सबको समझा दूंगा, प्लीज। यार पर कब तक? इसके बाद भी रितु ना चाहते हुए अपने ससुराल वालों को वेजिटेरियन खाना बनाकर खिलाती रहती है। ये क्या बहू, तुमने आज भी वेजिटेरियन खाना बनाया है, जबकि तुम्हें मैंने बताया था कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाना ही पसंद करते हैं। वो माँ जी, मेरे ध्यान से उतर जाता है। आदत नहीं है ना, इसलिए। तो तुम अपनी आदत को। अरे अरे हेमलता, अब जाने भी दो। कोई नहीं बहू, तुम आज शाम को हम सभी के लिए लच्छेदार रोटी और चिकन बनाकर दे देना, ठीक है? जी पिताजी। रितु इस बार तो जैसे तैसे बचकर निकल जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो संजय पर चिल्लाते हुए बोलती है। संजय, तुम तो यार बड़े धोखेबाज हो। शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि मैं हूं ना, और आज जब माँ जी मुझे सुना रही थी तब तुम कहाँ थे? अब तुम्हारे घर वालों का फरमाइश आया है कि मैं उन्हें रात में लच्छेदार रोटी और चिकन बनाकर खिलाऊं, और तुम्हें तो पता है कि मुझे नॉनवेज देखा तक नहीं जाता। मैं बनाऊंगी क्या ही। अरे बाबा गुस्सा मत करो यार, मैं बना दूंगा। तुम सबको जाकर बोल देना कि तुमने बनाया है। शाम को निखिल लच्छेदार रोटी और चिकन बनाकर तैयार कर देता है। वहीं रितु हिचकिचाते हुए वो सब कुछ ससुराल वालों के लिए लेकर आती है। वाह बहू, क्या महक आ रही है। आहा। सभी लोग चिकन खाकर रितु की खूब तारीफ करते हैं और धीरे धीरे रितु ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उसका ससुराल नॉन वेजिटेरियन का दीवाना है। एक रोज बाहर तेज बारिश हो रही थी, तभी उसकी ननद आती है। भाभी, आज गर्मा गर्म चिकन बनाकर तैयार कर दीजिए।
वो भी गरम गरम चावल के साथ। कसम से आज मजा ही आ जाएगा। अब रितु के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसका पति भी घर पर नहीं था। इसलिए वो यूट्यूब की मदद से खाना बनाने लगती है और वो ना चाहते हुए भी नॉनवेज खाना बनाने और उसकी स्मेल की आदत डाल लेती है। अब घर में 2 तरह का खाना बनता था, सबके लिए नॉनवेज और रितु के लिए वेज, एक रोज डाइनिंग टेबल पर। क्या भाभी, ये जानवरों वाला खाना खाकर बोर नहीं होती क्या? हाँ भाभी, आपके घास फूस में इतना प्रोटीन नहीं है जितना इस चिकन में है। हाँ भाभी, अब तो आप नॉनवेज ससुराल में आ गई हो, अब तो आपको भी नॉनवेज खाना चाहिए। वैसे खाना ही कितना है, चिकन हैदराबादी, तवा चिकन, चिकन चंगेजी, रोल कबाब, बटर चिकन, नान। घर में इतना अच्छा खाना होता है, लेकिन तुम ये बेकार की सब्जियां ही खाती रहती हो। हाँ बहू, एक बार खाओगी तो उंगली चाटती रह जाओगी, और ऐसा खाना खाकर तो तुम हेल्दी भी रहोगी। हमारी तरह नॉनवेज खाओ और खाते पीते घर के बनो। नहीं माँ जी, मैंने बचपन से आज तक कभी भी नॉनवेज नहीं खाया, और ना ही मैंने आप लोगों को कभी फोर्स किया नॉनवेज छोड़ने को, इसलिए आप भी मुझे फोर्स मत कीजिए तो ही बेहतर होगा। मैंने तो कभी नॉनवेज के स्मेल को गंदा कहा ही नहीं, फिर वेज खाने को क्यों घास फूस बोलते हो आप सभी? इस तरह गुस्से में रितु अपने कमरे में चली जाती है। बहुत शौक है ना इन्हें नॉनवेज खाने का। अब मैं उनके लिए ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी कि ये सब नॉनवेज को भूल ही जाएंगे। फिर अगला दिन आ जाता है। ये क्या है बहू? पिताजी, ये छोले भटूरे हैं, पाव भाजी है, और ये राजमा चावल, वो भी बूंदी रायते के साथ। बहू, ये तूने सही किया। राजमा चावल खाए कई साल हो गए थे। पहले मेरी माँ बड़े ही प्यार से बनाया करती थी हमारे लिए, लेकिन जब से हेमलता जी के साथ शादी हुई है ना मेरी, इसने अपनी पसंद में ही सबको ढाल लिया है। मुझे नहीं खाना ये घास फूस, बकरी हूँ क्या मैं? कैलाश बेटा, तू जा, रसोई के फ्रिज में चिकन रखा है, उसे फ्राई करके ले आ। लेकिन माँ जी, इसमें से तो बहुत तेज बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने फेंक दिया। मुझे लगा वो खराब हो गया है। अरे पागल, वो मैं कल ही लाई थी। अच्छा छोड़ संजय, बेटा तू जा और बहरूस के होटल से ऑर्डर कर दे। लेकिन माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऊपर से आज मंगलवार है, तो बहरूज रेस्टोरेंट और उसका मुर्गा मंडी भी आज बंद होगी। अब कोई रास्ता ही नहीं है इस घास फूस खाने के अलावा। ला बहू, अब तू यही दे दे। अब सब लोग रितु का बनाया हुआ खाना खा लेते हैं। खाना कुछ अलग और बड़ा ही स्वादिष्ट था, इसलिए वो सभी को पसंद भी बहुत आया। अगले दिन रितु फिर से वेज खाना बनाती है, और कोई भी वेज खाता ही नहीं है, इसलिए नॉनवेज खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिससे नॉनवेज का खर्चा बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे नंद, देवर और ससुर को रितु का वेज खाना पसंद आने लगता है, लेकिन अभी भी हेमलता अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। वो रोजाना ही बाहर से नॉनवेज ऑर्डर करके खाया करती है। तभी एक दिन उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अजय सुनिए ना, मेरे दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अभी हेमलता ने इतना बोला ही था कि वो सीना पकड़कर बैठ जाती है। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उसे अस्पताल में लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा नॉनवेज खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन उनकी बॉडी में बढ़ गया है, और इसलिए उनको माइनर अटैक आया है। देखिए, किसी चीज को खाने के फायदे तो हैं, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। आपको पता होना चाहिए था कि नॉनवेज खाना हमारे लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। ज्यादातर नॉनवेज के कारण ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियां होती है। उस दिन के बाद से रितु के ससुराल वाले नॉनवेज खाना बहुत कम कर देते हैं। महीने 2 महीने में 1-2 बार नॉनवेज खाते हैं। बाकी दिन सभी लोग रितु के हाथों का बना वेज खाना खाते हैं, और वो भी बड़े ही चाव से। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। रूपाली और दीपक दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही एक साथ दिल्ली शहर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। रूपाली बंगाल से थी, इसलिए उसे मछली खाना बहुत पसंद था। वहीं दीपक पंडित परिवार से था। इसके बावजूद भी उन दोनों की दोस्ती के बीच कभी भी कोई समस्या नहीं हुई। समय बीतने के साथ उन दोनों ने अपनी पढ़ाई साथ ही की, और इसी बीच उनकी दोस्ती कब प्यार के रिश्ते में बदल गई, शायद उन दोनों को भी पता नहीं चला। रूपाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इस बात को कहने में शायद मैंने बहुत टाइम ले लिया। ये बात तो मैं तुमसे बहुत पहले ही कहना चाहती थी, लेकिन डर लगता था कि मैं बंगाली फैमिली से हूँ, इस वजह से कहीं तुम मुझे ठुकरा ना दो। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं कि मेरी फैमिली ना पता नहीं कैसे एक बंगाली लड़की को कैसे एक्सेप्ट करेगी। आई डोंट नो यार।
बाकी फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाए। हाँ ठीक कहते हो, हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर अपने अपने घर वालों से अपनी शादी की बात की और किसी तरह से अपनी शादी के लिए मंजूरी ले ली। कुछ ही महीनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। दीपक की मामा नोरमा एक पंडिताइन थी, इसलिए भी वो अपने बेटे के लिए एक मांस मछली ना खाने वाली एक गुणवान बहू लाना चाहती थी। लेकिन एक बंगाली लड़की को बहू बनाने की वजह से वो उसे पसंद नहीं किया करती थी। वहीं रूपाली भी कहीं ना कहीं एक बंगाली परिवार से पंडित परिवार में आ गई थी और वो भी शायद इस बात से घबरा रही थी। देख बहू, शादी करके तो तू यहाँ आ गई है, लेकिन तुझे हमारी हिंदू सभ्यता के अनुसार ही अपने आप को ढालना होगा। रही बात भोजन की, तो हमारे यहाँ सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। तुम्हें मांस मछली खाना छोड़ना होगा। खास करके मेरे रसोई में कभी भी मांस मछली नहीं आना चाहिए। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, दीपक जी ने मुझे पहले ही सब बता दिया था कि यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है, और इस बात से मुझे कोई भी एतराज नहीं था। रूपाली के मुंह से ये बात सुनकर दीपक थोड़ा हैरान सा होता है। इसके बाद वो उसे कमरे में ले जाकर कहता है, रूपाली तुमने मेरे लिए माँ से झूठ क्यों बोला? मैंने तुम्हें कब मांस मछली खाने से मना किया? हाँ, अब दीपक जी मैं क्या करती? अगर माँ जी को ये लगता है कि मैं यहाँ पर मछली चावल खाऊंगी या रसोई में इस तरीके से चीज बनाऊंगी तो भला वो मुझे कभी भी पूरी तरह से अपनाएंगी नहीं ना, इसलिए मैंने ये बात कही बस। हाँ, फिर भी ये शादी हमारी आपसी सहमति से हुई है ना, और तुम्हारी पसंद और नापसंद का मुझे भी ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, जैसे तुम रख रही हो। दीपक जी, कह तो आप ठीक रहे हैं। वैसे मैं आपको सच सच बता दूं कि आज मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा, क्योंकि मुझे तो आदत है मछली चावल खाने की। खैर छोड़िए इस बात को। हाँ, समझ सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें बाहर ले जाकर तुम्हारा मनपसंद चीज़ ज़रूर तुम्हें खिलाऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, ऑफिस जाने के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है? शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ठीक है? इसके बाद दीपक अपने ऑफिस चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मनोरमा रूपाली से कहती है, बहू, जब से तुम इस घर में आई हो तब से तुमने हमें कुछ भी मीठा बनाकर नहीं खिलाया है, और आज तो घर में मेहमान भी आने वाले हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आज तुम हम सभी के लिए गाजर का हलवा बनाओ। और ध्यान रहे, मेहमानों के खान पान की खास जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है। अब मैं ये सब कैसे करूँगी? मैंने तो कभी गाजर का हलवा बनाया ही नहीं। एक काम करती हूँ, माँ को फोन करती हूँ। रूपाली बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है? मेरी सहेली रुक्मणी है ना, वो भी हिंदू परिवार से है, उससे पूछकर मैं तुझे सब बता दूंगी। तो एक काम कर, मैं तुझे उसका फोन नंबर दे देती हूँ, तू उससे फोन पर बात कर लेना। ठीक है माँ, आप नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। रूपाली से जितना बन पाता है वो अपनी माँ की सहेली रुक्मणी से गाजर का हलवा कैसे बनता है ये पूछ लेती है, लेकिन करना तो रूपाली को ही सब कुछ था। रूपाली, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, हलवा बनने में अभी कितनी देर है? माँ जी, मैं अभी बना ही रही हूँ, तुम थोड़ा जल्दी करो, तुम्हारे पास बस आधे घंटे का समय है, आधे घंटे में हलवा बनकर तैयार हो जाना चाहिए। ये कहकर मनोरमा रसोई से बाहर चली जाती है। मनोरमा बहन जी, हमारी नई बहू कहीं नजर नहीं आ रही है? जी, वो आप लोगों के लिए खाने पीने के व्यंजन एवं हलवा बना रही है। वैसे मनोरमा बहन, तुमने अपनी बहू को बंगाली से पंडित परिवार में ढाल ही लिया, नहीं तो बंगाली लोगों की रसोई में तो सिर्फ और सिर्फ मछलियाँ ही बनती रहती है, लेकिन इससे तुम बच गई। अब क्या करूं, हमारे हिंदू रीति रिवाज तो सिखाना ही पड़ेगा। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। लो, आ गई आपकी बहू। माँ जी, ये लीजिए स्पेशल गाजर का हलवा। मनोरमा बहन, वाकई में आपकी बहू ने तो गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। क्या बात है रूपाली बहू? हाँ, वाकई में हलवा काफी अच्छा बना है, खाकर तो वैसे मजा ही आ गया। थैंक गॉड रुक्मणी आंटी जी का और यूट्यूब बाबा का। जैसे जैसे यूट्यूब पर बोला मैंने ठीक वैसे वैसे ही किया। पहले गाजर को छीला, फिर घी, शक्कर और थोड़े ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स किया और फिर अच्छे से पकाया। मनोरमा की सहेलियां काफी ज्यादा खुश होकर जाती हैं, पर मनोरमा अभी भी सुकून से नहीं थी। मुझे बस पता है
आज तुमने अपनी मम्मी की सहेली से पूछकर और यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे करके तुमने गाजर का हलवा बना दिया, पर अभी तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे और भी रीति रिवाज हैं जिस पर ध्यान देने की तुम्हें बहुत जरूरत है। एक गाजर का हलवा बनाने से तुम हिंदू परिवार में पूरी तरह से नहीं ढल गई हो। मनोरमा की बात सुनकर रूपाली बहुत दुखी होती है और कमरे में आ जाती है। तभी वहां पर दीपक आ जाता है। रूपाली, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो यार, उनका स्वभाव ऐसा ही है। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की बंगाली रेस्टोरेंट में तुम्हारी फेवरेट डिश यानी फिश करी खिलाता हूँ। नहीं नहीं, हम भला बाजार का कुछ क्यों खाए? क्या तुम मेरे हाथों से बना गाजर का हलवा नहीं खाओगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था ना, आज तुमने तो पहली बार गाजर का हलवा बनाया है। जल्दी से गर्मा गर्म गाजर का हलवा ले आओ और एक काम करो, ऊपर से थोड़ा काजू पिस्ता भी डाल देना। रूपाली और मनोरमा का रिश्ता ऐसे ही चल रहा था। ऐसे ही खट्टी मीठी तकरार का सिलसिला कायम था। ऐसे ही एक दोपहर रूपाली घर का काम कर रही थी कि तभी मनोरमा की सहेली सुमन घबराते हुए आ जाती है। अरे मनोरमा बहन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी बेटी पूनम जिस लड़के से प्यार करती है, अरे उसी के ऑफिस का वो लड़का, उसके घर रिश्ते की बात चल रही थी। वो लोग शाम को शगुन लेकर आ रहे हैं। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। बहन, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अरे घबराने की बात ही कुछ ऐसी है बहन, क्योंकि लड़के वाले बंगाली परिवार से हैं और हम लोग ठहरे पंडित। लड़के ने फोन पर बताया है कि उसके माता पिता सिर्फ बंगाली डिश ही खाते हैं। वही पूनम को बंगाली साड़ी में ही तैयार करना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं अब क्या करूं। आंटी जी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? दिख नहीं रहा, सुमन बहन बहुत परेशान है। अब भला इसमें तुम क्या मदद करोगी इनकी? अरे हाँ मनोरमा बहन, तुम्हारी बहू भी तो बंगाली परिवार से है। रूपाली बहू, तुम्हें बंगाली रीति रिवाज तो बहुत अच्छे ढंग से आते होंगे ना? क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? अरे आंटी जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप बेफिक्र रहिए। पूनम दीदी की सगाई की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। रूपाली अपने मायके से जो दहेज में बंगाली साड़ी लेकर आई थी, उसमें से एक साड़ी पूनम को पहना कर तैयार कर देती है। वहीं वो रसोई में जाकर पूनम और उसकी माँ सुमन के साथ मिलकर बंगाली डिश जैसे फिश करी, फिश के पकोड़े और चावल इत्यादि बनाकर तैयार करती है। वहीं लड़के वाले पूनम को बंगाली तरीके से तैयार देखकर काफी खुश होते हैं। वहीं तरह तरह की बंगाली व्यंजन पूनम परोसती है तो वो सब बहुत वाहवाही करते हैं। सुमन लड़के वालों से रूपाली और मनोरमा को भी मिलवाती है। पूनम की सगाई का फंक्शन बहुत ही अच्छे से निपट जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद सुमन रूपाली से कहती है, रूपाली बहू, आज सचमुच तुमने मेरी बहुत सहायता की है। थैंक यू बेटा। हाँ भाभी, अगर आज आप ना होती तो पता नहीं कैसे क्या होता। भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आंटी जी, पूनम दीदी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? आप दोनों भी तो मेरे परिवार के सदस्य ही हो, और अपनों की मदद करने में कैसी हिचकिचाहट? मनोरमा, तुम्हारी बहू सच में गुणों की खान है। तुम्हें अपनी बहू पर गर्व करना चाहिए। रूपाली जैसी संस्कारी बहू जिस भी घर में जाती है, उस घर को स्वर्ग बना देती है। हाँ आंटी जी, मैंने आज से पहले कई घरों में इंटरकास्ट मैरिज देखी है और वहाँ लड़ाइयाँ भी होते हुए देखी है, लेकिन मनोरमा भाभी को देखकर मुझे अपने रिश्ते पर भी विश्वास हो गया और इसी वजह से आज मेरी भी शादी एक बंगाली फैमिली से तय हो गई है। शायद तुम दोनों सच कह रही हो, मैं ही अपने कोहिनूर के हीरे को पहचान नहीं पाई। रूपाली बहू, आज तुमने सचमुच मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मनोरमा रूपाली को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से रूपाली और मनोरमा के बीच कभी भी कोई मतभेद नहीं होता और ये देखकर दीपक भी बहुत ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी ओर जब भी रूपाली को नॉनवेज या फिश इत्यादि खाने की इच्छा होती है तो दीपक के साथ वो बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खा लिया करती है। इससे मनोरमा की रसोई भी बच जाती है और इससे मनोरमा को भी कोई एतराज नहीं था और इसी तरह से खुशी खुशी सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं।